सबने घनी घनी जय माता जी की। मैं चक्रवर्ती लखावत शिक्षा की इस ऑनलाइन क्रांति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। एक बार सिंपल सी जो फॉर्मेलिटीज हम हमेशा से करते हैं उस फॉर्मेलिटीज को एक बार बता दीजिए कि क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी या कि फिर नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी भैया, खांसी लगातार अभी तक परेशान कर रही है। जी, आवाज आप लोगों तक मेरी पहुंच पा रही है, ठीक है साहब जी। हम आज जो विषय पढ़ने वाले हैं, बहुत शानदार विषय हम पढ़ने वाले हैं। वो विषय रहेगा हमारा जो है 1857 में जो कुछ हुआ था उस संदर्भ में रहने वाला विषय है। आप लोगों के एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं, जो भी आप लोग नमस्ते सर जी, सुनीता जी नमस्ते, ज्योति चारण नमस्ते, आपको भी जय माता जी की। नवी चौधरी जी, आ रही आवाज जी, बिल्कुल, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत घनी घनी जय माता जी की और बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य को लेकर मैं इस कक्षा के माध्यम से करता हूं। आशा करता हूं कि पिछली 2 क्लासेज जो हमने इतिहास विषय के लिए है, आशा करता हूं कि पिछली 2 क्लासेज जो हमने भूगोल विषय के लिए है, दोनों ही आप लोगों ने अच्छे से याद की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस चीज का कि केवल 2 ही क्लासों में आप लोगों ने 1000 तक सब्सक्राइबर बनवा दिए। तो बहुत बहुत और बहुत कम आशा थी मुझे कि इतना जल्दी ये हो जाएगा। तो 1000 सब्सक्राइबर हो गए, इसके लिए आप पूरे सभी लोगों को मेरे हृदय की गहराइयों से अत्यंत वाला धन्यवाद। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि समय लगता है चीजों में, पर फिर भी आपने जो अपार प्यार और अपार स्नेह मुझे दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं हमारे मुख्य मुद्दे पर, हमारे मुख्य विषय पर। अच्छा भैया, एक चीज जो ध्यान रखना, इतिहास जो हम पढ़ते हैं केवल और केवल आप पढ़ाई के संदर्भ में ही मत देखना। इतिहास जो पढ़ेंगे हम एक नई विचारधारा के आधार पर पढ़ेंगे। ये बात, कुछ जो विषय होते हैं ना, वो केवल वो हाथ में पेन लेके पढ़ने के लिए नहीं होते, वो यहां से पढ़े जाते हैं। और उन कुछ विषयों में से एक ये विषय ऐसा है जो हमेशा हमेशा से दिल की गहराइयों से मैंने पढ़ा है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी उसी उमंग के साथ में, उसी उत्साह के साथ में पढ़ेंगे। मेरे से भी गलती होती रहती है बोलने में कई बार, है ना, हो सकता है कि कई बार गलत शब्द, क्रांतिक शब्द निकल जाता है मेरे मुंह से भी, लेकिन मेरा एक विनम्र निवेदन है, मैं भी प्रयास करूंगा कि ये शब्द नहीं निकालूं। आज के बाद से इस 1857 को हम सिर्फ क्रांति नहीं कहने वाले हैं भैया। एक सबसे पहली चीज ये ध्यान में रख लेना, ये हमारा इतिहास जिस अवधारणा के आधार पर लिखा गया था, एक बहुत संकुचित दृष्टिकोण के आधार पर उस समय के अंग्रेजों द्वारा लिखवा दिया गया था। ये केवल क्रांति नहीं थी, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था भैया। वी.डी. सावरकर साहब ने कहा, मैंने पहले ही कह दिया कि ये वह विषय है जो मैं बहुत दिल से पढ़ाया करता हूं, बहुत मन से पढ़ा भी करता हूं, बहुत मन से पढ़ाया भी करता हूं। तो इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले जो सबसे मुख्य विषय रहेगा कि आज के बाद आप इस 1857 को केवल क्रांति नहीं कहने वाले हैं, क्या कहेंगे? स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे। मैंने इसीलिए इस विषय का जो है वो मेन लोगो यही लिया है, ठीक है भैया। क्या है? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अच्छा, यहीं से प्रश्न बनाना शुरू करते हैं साहब। सबसे पहला कि सबसे पहले इस 1857 की तथाकथित क्रांति, तथाकथित क्यों? उनके द्वारा कही गई थी कि यह क्रांति है, लेकिन इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? इसका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर साहब ने कहा था कि साहब जी ये केवल क्रांति नहीं थी, हमने अंग्रेजों की नींवें हिला के रख दी थी। वो चीज थी राजस्थान में 1857। अच्छा, वो था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। और उसमें क्योंकि हमारे विषय, हम राजस्थान विषय पढ़ रहे हैं, तो उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा है, हम उस राजस्थान के योगदान को आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, खांसी इरिटेट कर रही होगी, लेकिन काफी दिनों से इतनी जोर से बोलने की आदत नहीं रही है। लगातार बहुत, क्लास में जब रहता हूं बहुत तेज बोलने लगता हूं, इसीलिए भी कि आवाज पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। तो हाँ, कि कोशिश करूंगा कि कम से कम
लूं पानी के साथ में। आ जाइए अब 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके एक छोटे छोटे बिंदुओं के आधार पर हम आगे बढ़ते जाते हैं, चीजों को याद करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले जो देखेंगे कक्षा 9 की किताब से मैं ये लेके आया हूं कि हमें जो है उस क्रांति का अलग अलग कारण देखने को मिलेंगे। धार्मिक कारण हम देखेंगे, जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे उसमें डिटेल से बताऊंगा, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में क्या क्या राजनीतिक कारण रहे हैं, ये 3 या 4 चीजें हैं। निश्चित रूप से अब तक नहीं पूछी गई है, लेकिन पूरी संभावना है कि इस बार ये पूछ ली जाए, क्योंकि कक्षा 9 की किताब में दिया हुआ है ना। तो इसमें क्या है कि साहब जी डूंगरपुर में उस समय एक शासक हुआ करते थे जसवंत सिंह जी। याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कि राजनीतिक कारण क्या रहे थे, किस वजह से यहां के राजाओं में, किस वजह से यहां के सामंतों में, किस वजह से यहां की जनता में अंग्रेजों के प्रति एक घृणा की भावना पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से हमने एक स्वतंत्रता संग्राम खड़ा कर दिया था। जसवंत सिंह जी थे साहब जी डूंगरपुर के महाराजा। उनको गद्दी से हटाकर उस समय प्रतापगढ़ के एक शासक थे, उनके पोते दलपत सिंह जी को कहां का शासक बना दिया साहब जी, डूंगरपुर का शासक बना दिया था। तो डूंगरपुर वाले हो गए थे नाराज। डूंगरपुर वालों अच्छे से याद कर लेना कि अंग्रेजों ने उस समय क्या किया था। अंग्रेजों ने यह किया था कि जसवंत सिंह जी को गद्दी से हटा के किसको बैठाया था, दलपत सिंह जी को बैठाया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उस हिसाब से सीधा पूछ सकते हैं कि 1857 की क्रांति से पूर्व डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह, ये जो लाइन बोल रहा हूं एज ए टेज एग्जाम में आ सकती है। डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह जी को हटा के किसे राजगद्दी पे बैठाया गया, दलपत सिंह जी को बैठाया गया। उसके बाद में एक जयपुर की घटना है। जयपुर की राजमाता थी राजमाता भटियाणी। कौन थी साहब जी, राजमाता भटियाणी थी। उनको पद से हटाने का जब अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किया गया तो एक विद्रोह की भावना जयपुर में भी पनपी थी, और वहां एक कैप्टन ब्लेक करके नाम के व्यक्ति थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये चीजें जो है 1857 की क्रांति से पूर्व की कुछ घटनाएं, 1 या 2 साल पहले की घटनाएं, ये कारणों में मानी जाती है, तो इन्हें अच्छे से याद कर लेना। कैप्टन ब्लेक की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। किस वजह से, राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने की वजह से। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है कोटा में उस समय थे महाराव किशोर सिंह जी। कोटा में कौन थे साहब, क से कोटा और क से कौन हो गए हैं, क से किशोर सिंह जी हो गए हैं। उनके विरुद्ध जालिम सिंह जी का समर्थन किया गया। यानी कि अंग्रेजों ने किसका समर्थन किया था, अंग्रेजों ने जालिम सिंह जी का समर्थन किया था। इसलिए कोटा के महाराव किशोर सिंह जी क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। ये 3 छोटे छोटे से कारण हैं जो कक्षा 9 की किताब में दिए हुए हैं, और आप लोग इसे स्किप कर देते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। आशा करता हूं कि इन तीनों को आप अच्छे से याद कर लोगे। अब हम जो हैं देखते हैं कि उस समय क्रांति में कौन कौन कहां कहां के शासक थे। एक प्रश्न निश्चित रूप से यहां से बनता ही है हर बार, है ना। तो इसे याद करते हुए आगे बढ़े भैया। सबसे पहले आप देखो मेवाड़। मेवाड़ के उस समय शासक थे स्वरूप सिंह जी। सब जिसका रूप सबसे ऊपर वो होता है स्वरूप। तो मेवाड़ में कौन थे उस समय, याद कर लीजिए। मैं वापस 2-3 बार बोल के याद करवा दूंगा। मेवाड़ में उस समय थे स्वरूप सिंह जी, और मारवाड़ में बैठे थे बिल्कुल सख्त आदमी बैठे थे। मारवाड़ में कौन आदमी बैठे थे, सख्त। अरे सर वो सख्त नहीं थे, वो तखत सिंह जी थे। अरे तो याद कैसे कर लेंगे, सख्त से हम कैसे याद करेंगे, सख्त से हम तखत सिंह याद कर लेंगे। ठीक है साहब जी। मेवाड़ में कौन, स्वरूप सिंह जी। मारवाड़ में कौन, तखत सिंह जी। जयपुर और कोटा दोनों में ही भगवान राम की शरण में चले गए थे। राम सिंह जी द्वितीय और राम सिंह जी द्वितीय। ठीक है भाई, बढ़े आगे की तरफ। भरतपुर, भगवान राम के भाई भरत को हमेशा से जस प्राप्त था। जसवंत सिंह जी कौन थे वहां पे, जसवंत सिंह जी। एक बार मैं वापस बोल रहा हूं, इसे याद कर लीजिए। मेवाड़ में स्वरूप सिंह जी, मारवाड़ में तखत सिंह जी, जयपुर और कोटा में राम सिंह जी द्वितीय, राम सिंह जी द्वितीय। भरतपुर में जसवंत सिंह जी। एस फॉर सिरोही और एस फॉर शिव जी हो गए हैं। कौन हो गए भैया, शिव जी। बूंदी में भी राम सिंह जी थे। और लास्ट 2 और याद कर लीजिए, शाहपुरा और बांसवाड़ा, इन दोनों में लक्ष्मण सिंह जी थे। कौन थे भैया,
लक्ष्मण सिंह जी। ठीक है, अच्छा यहां के कुछ पॉलिटिकल एजेंट भी थे। उन पॉलिटिकल एजेंट, अच्छा होता क्या था, एक बेसिक तरीके से सीखते हुए, दिल्ली में जो अंग्रेजों के सबसे बड़े अधिकारी बैठा करते थे वो बैठा करते थे जी, गवर्नर जनरल बैठा करते थे। उसके बाद में राजस्थान में, पूरे राजस्थान में जो बैठने वाले थे वो कौन थे, वो थे भैया एजीजी। कौन थे, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। हम 1857 की क्रांति में पहुंचे, उससे पहले उस कुछ बेसिक चीजें याद करते हुए आगे बढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, एजीजी, और एजीजी के बाद में जो प्रत्येक रियासत में हुआ करता था वो हुआ करता था भैया पॉलिटिकल एजेंट। कौन होता था, पीए, पॉलिटिकल एजेंट। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेवाड़ में आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा बरसात होती रहती है ना, शावर्स होती रहती है। तो मेवाड़ का कौन हो गया है, मेवाड़ का हो गया है शावर्स हो गया है। ठीक है भैया, बढ़ो आगे की तरफ। मारवाड़ में बिल्कुल मोशन, मेक मोशन। मारवाड़ में कौन है, मारवाड़ में है मेक मोशन। मेवाड़ में शावर्स, बरसात होती रहती है। मेवाड़ में कौन है, शावर्स। मत भूलना ये वाले जो मेरे शब्द है एज टेज आपके कानों में, आपके एग्जाम हॉल में निसंदेह रूप से गूंजने वाले हैं। पूरी ऊर्जा के साथ में पढ़ना है, पूरे उत्साह के साथ में पढ़ना है, और इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है इस बार। अब बार बार की मेहनत नहीं, एक बार की मेहनत के साथ में सफलता के विजय रथ पर सवार होना है। ताकि जिस समय, मैं एक कहानी हमेशा से बताता आया हूं कि जिस समय रोल नंबर वाली जो लिस्ट निकलेगी, उस रोल नंबर वाली लिस्ट में जब आपके प्रवेश पत्र से आपके रोल नंबर को देखने के बाद जो खुशी आपके मन में होगी, और आपसे ज्यादा आपके अपनों को जो खुशी होगी, उस खुशी की कोई सीमा नहीं है, उस खुशी का कोई पार नहीं है। उसी खुशी की वजह से आपको पढ़ना है। आलस भी आए तो उस आंखों को धो के पढ़ना है, याद करना है, अच्छे से तैयार रहना है। और इसी तैयार रहते हुए हम ये देखते हैं आगे कि जयपुर में कौन है, जयपुर में है भैया, जयपुर में जाते ही तो काम हो जाता है डन। तो यहां जयपुर में हो जाता है ईडन। जयपुर में कौन हो जाता है, ईडन। भैया कोट में क्या लगाओगे, सर कोट में हम बटन लगाएंगे। कोट में हम क्या लगाएंगे, कोट में हम बटन लगाने वाले हैं। तो कोटा में कौन हो गए हैं, कोटा में हो गए भैया मेजर बर्टन। ठीक है, भरतपुर में, भरतपुर मेरा सन है, भरत मेरा सन है। के ने क्या कहा था, भरत मेरा सन है, मोरी सन। कौन हो गया, मोरी सन। और लास्ट सिरोही। सिरोही वाले छोटी मोटी जगह नहीं बैठते, बड़े प्रतापी लोग हैं वहां के, दूसरा जी आड़ा की धरती है वो, है ना। तो वहां के लोग कहते हैं कि हम छोटे मोटे कमरों में नहीं, कहां बैठेंगे भैया, हम हॉल में बैठेंगे। तो सिरोही के कौन हो गए भैया, सिरोही के हो गए हैं जेडी हॉल। ठीक है भाई, चलो आगे की तरफ चलते हैं, है ना। अगला याद करते हुए, अगला है कुछ रियासतें और थी। झालावाड़। झालावाड़ के शासक कौन थे, जो जाला दे के हम बुलाते हैं। जाला यानी बुलाना होता है। और हम किसे बुलाते हैं, हम धरती माता को बुलाते हैं, हम पृथ्वी माता को बुलाते हैं। जो ही झालावाड़ नाम आए आपको पृथ्वी याद आ जानी चाहिए। जाला किसको देते हैं, जाला हम पृथ्वी सिंह जी को देते हैं। इन रियासतों में एकमात्र रियासत टोंक ऐसी रियासत थी जहां पे जो है नवाब बैठा करते थे। और नवाब का नाम क्या था, नवाब वजीरुद्दौला था। नवाब कौन थे, वजीर था तो नवाब, लेकिन था वजीर, वजीरुद्दौला, ऐसे याद करना है। बीकानेर ने कहा कि भैया हमारे यहाँ पे देशनोक में करनी माता का स्थान है, इसलिए हम सभी के क्या हैं, हम सभी के सरदार हैं। हम सभी के क्या हैं, सरदार हैं। ठीक है, तो बीकानेर में कौन हो गए, सरदार सिंह जी। थकना नहीं है, याद करना है। थको, बोरियत महसूस हो तो भी पढ़ो। क्यों, क्योंकि झालावाड़ के हैं पृथ्वी सिंह जी, टोंक के हैं वजीरुद्दौला, बीकानेर के हैं सरदार सिंह जी। धौलपुर में कौन है, धौलपुर, धौल सिंह जी से कहा कि थोड़ा भागा करो भाई, भगवंत सिंह। धौलपुर में कौन है, धौलपुर में हो गए हैं भगवंत सिंह। ठीक है, उसके बाद में 2-3 नाम और हैं। करौली। करौली में आपने देखा होगा कि वहां पे भगवान कृष्ण की, मदन गोपाल की बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है। तो करौली कहां पे, करौली पे हो गए हैं मदन पाल।
उसके बाद में आगे आ जाइए, उसके बाद में है अलवर। अच्छा, वर से मैंने कहा कि आप दुल्हा याद कर लेना, और जो ही दुल्हा याद करोगे तो वर को बहुत विनयशील रहना पड़ता है। जब दुल्हा बनता है आदमी, बाद में चाहे कितनी बदमाशी कर ले, पहले चाहे कितनी बदमाशी कर ले, लेकिन जिस समय वो वर बना हुआ रहता है उस समय उसे क्या करना पड़ता है, उस समय उसे बहुत विनयशील रहना पड़ता है, बहुत शाना सीधा रहना पड़ता है बेचारे दूल्हे को, है ना। आप अगर दूल्हे बन गए हो तो पता चलेगा कि शाना सीधा रहना पड़ता है। हाँ, मुस्कुराहट आ रही है, हंसी के साथ में याद कर लीजिए, अलवर विनय सिंह जी। डूंगर कहते हैं पर्वतों को, और डूंगर से किसी भी चीज का क्या होता है, उदय होता है। क्या होता है, उदय होता है। तो यहां हो गए हैं उदय सिंह जी, और सबसे आखिरी जो है वो हो गया है जैसलमेर। देखो, केवल स्किप करना नहीं है, इनको याद करते हुए जाना है। मैं मेरी क्लास का मात्र और मात्र ये उद्देश्य रहता है कि जो भी आप पढ़ो आपको दोबारा केवल कुछ समय के रिवीजन करने की जरूरत पड़े, अन्यथा यहीं के यहीं याद हो जाए। पूरे रण को जीतने का काम कौन करेंगे, जैसलमेर वाले करेंगे। सुन लो भाई, सुन लो, याद कर लो, पूरे रण को कौन जीत रहे हैं, कहा कि पूरे रण को जैसलमेर वाले जीत रहे हैं। रण भी तो है वहां पे, है ना, थार वाला रण हो गया है। आ जाइए आगे की तरफ। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति की तरफ धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। कौन कौन सी वहां की चीजें हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो बातें थी जिसे हम देखते हैं और याद करते हुए इसे आगे बढ़ते हैं, है ना। अब है 1857, मैंने फिर से या गलती से हो गया है, क्रांति नहीं, अब रण होगा, स्वतंत्रता संग्राम है। ये क्या है, ये एक स्वतंत्रता संग्राम है। ये वो विषय हैं जो हमें बहुत मन से पढ़ना है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है भाई, आ जाइए। अब हम कुछ संधियां हुई थी, उन संधियों के बाद में, हाँ यहां से आते हैं। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय तक हमारी रियासतें अधिकतर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई थी। उसकी शुरुआत एक तो 1803 में होती है, और दूसरी जो शुरुआत होती है, हमारे पे खतरा जो आने लगा वो 1817 में आने लगा। खतरा 1817, कौन सी संधियां हुई थी, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों ने हमसे संधियां की थी। कहां कहां की थी साहब, क से कबूतर बोल के करौली को सबसे पहले संधि की, और सबसे पहले विस्तृत संधि किसके साथ हुई है, तो क के बाद में कौन आएगा, क के बाद में तो सर को आएगा, तो कोटा के साथ में विस्तृत संधि हुई। ठीक है, 1818 ईस्वी तक, ये 18 साल होते ही लगभग हम सभी चीजों के लिए पूर्ण हो जाते हैं, वोट देने के लिए पूर्ण हो जाते हैं, है ना। तो सभी राजस्थान में, यानी राजस्थान के सभी स्थान पे यहां तक संधियां हो चुकी थी। ठीक है, और सबसे लास्ट में किसके साथ में संधि होती है, 1823 में जो सबसे लास्ट में संधि होती है वो होती है सिरोही के साथ में। किसके साथ में हो रही है भैया, सिरोही के साथ में। इतना सा याद कर लेना, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत सबसे पहले जो संधि होती है वो करौली के साथ में, उसके बाद में कोटा के साथ में। 1818 में लगभग सभी के साथ में संधि हो चुकी थी, और सबसे जो लास्ट में संधि हुई थी वो किसके साथ में होती है, वो सिरोही के साथ में संधि होती है भैया। अब आ जाइए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय, कहां से मैं आपको यह बता रहा हूं, कहां से यह चीज देखी है मैंने, इसको मैं एक बार आप लोगों को हुकमचंद जैन करके एक किताब आती है, मैं अभी कल की क्लास में आपको बता दूंगा। उस हुकमचंद जैन की किताब से यह सारा का सारा लेके आया हूं, जो जानना बहुत जरूरी है। क्या है कि 1857 से पहले कंपनी की राजस्थान में क्या स्थिति है, हम 1857 तक पहुंचने वाले हैं। वहां 5 या 6 विषय में देखेंगे, नसीराबाद में क्या हुआ था, नीमच में क्या हुआ था, कहां कहां किन्होंने क्या क्रांति की थी, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले 15 से 20 मिनट, 10 से 15 मिनट हमें 1857 तक पहुंचना बेहद जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि क्यों ऐसी स्थिति आ गई। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने कुछ राजनीतिक कारण देखे। उन राजनीतिक कारणों में हमने देखा भटियाणी जी को हटाने के प्रयास किए गए थे, तो कप्तान ब्लेक की हमने हत्या कर दी थी। उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने देखा कि कौन कौन सा शासक कहां कहां पर राज्य कर रहा था, कौन कौन से राज्य पे कौन कौन सा शासक अपना शासन कर रहा था, कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे। और अब जो हम देखने वाले, आज तक मैं
यानी कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा किसी भी किताब में, लेकिन यह चीज याद कर लेना, बहुत शानदार वाली चीज है कि 1857 के समय जो राजस्थान का प्रशासन चल रहा था, बहुत ध्यान से सुन के अलग से रजिस्टर में लिख लेना, राजस्थान का जो प्रशासन चल रहा था वो उत्तर पश्चिमी प्रांत से चल रहा था। कहां से चल रहा था लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत से चल रहा था। और किसके नियंत्रण में था? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कोलविन, उन कोलविन के नियंत्रण में था। दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत जिसका मुख्यालय था आगरा में, कहां मुख्यालय था? आगरा में। उस आगरा के मुख्यालय वाले के नियंत्रण में था, कोलविन के नियंत्रण में, वहां से हमारे राजस्थान का प्रशासन चला करता था 1857 की क्रांति के समय। और अगला जो विषय है, यहां शांति व्यवस्था का जो राजस्थान में काम देख रहा था वो एजीजी देख रहा था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और वो एजीजी कौन थे? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। एजीजी कौन थे? एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। ये दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण, हम जो पढ़ाई की शुरुआत करते हैं ये लॉरेंस से करते हैं, लेकिन लॉरेंस से एक कदम और ऊपर अब बढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आरपीएससी ने अपना पैटर्न, आरपीएससी ने अपना ढांचा बदल लिया है, इसलिए ढांचा बदलना बहुत जरूरी है। और एजीजी का कार्यालय कहां पे? एजीजी का कार्यालय हो गया है भैया अजमेर में। आ जाइए आगे की तरफ। चलो मैं एक बार थोड़े से आप लोगों के कमेंट देख लेता हूं। ज्योति कुर्डिया, जय माता जी की। कष्ट भंजन हनुमान जी, सर बहुत शानदार पढ़ाते हो, बहुत बहुत आभार आपको। रामेश्वर लाल सामरिया, अपना टेलर, रामेश्वर लाल जी बहुत बहुत नमस्ते भाई आपको। देवराज जी, योगेश जी अखाड़ी, सुशील जी राठौर, वेरी नाइस क्लास। नीलम जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव जी पोरवाल भी क्लास देख रहे हैं, जय माता जी की। वैभव जी गुड इवनिंग। आपके परिवार ने मुझे बड़ी सादरी में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत सारी कहानियां इस प्यारे से परिवार की जो मैं कभी बहुत तसल्ली से पूरी क्लास को बताऊंगा। एसडीएम यतेंद्र पोरवाल के बारे में भी और मैम राधा के बारे में भी। ठीक है भैया, आ जाइए आगे की तरफ। अब जब मेरठ, अच्छा जब 1857 की क्रांति हुई थी भैया, वो 1857 की क्रांति सबसे पहले हुई थी कहां पे? सबसे पहले हुई थी वो मेरठ में। और उस मेरठ की क्रांति की सूचना इस पैट्रिक लॉरेंस को जो मिली थी, डेट याद कर लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण। हुकमचंद जैन, राजस्थान हिंदी ग्रंथ किताब, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब है उसमें हुकमचंद जैन साहब बताते हैं कि जिस दिन पैट्रिक लॉरेंस को पता चलता है वो तारीख 19 मई 1857 थी। कौन सी तारीख थी? 19 मई 1857। उस समय पैट्रिक लॉरेंस कहां थे? उस समय पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू में थे। उन्हें बताया गया कि भाई साहब भारत के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है, अब हमारा भारत में टिके रहना आसान नहीं रहने वाला है। यह खबर मिली थी उनको 19 मई को, जब वो माउंट आबू में थे। और 19 मई के ठीक 4 दिन बाद में 23 मई 23 मई को क्या किया गया था? उसने, पैट्रिक लॉरेंस ने राजस्थान के सभी शासकों के नाम एक एक पत्र लिखा था कि कुछ सैनिक विद्रोह करने वाले हैं, कुछ जनसाधारण विद्रोह करने वाले हैं, तो आपको हमारा साथ निभाना है। अगर आपने हमारा साथ निभाया तो हम आगे तक, ये प्रलोभन देने वाला जो काम पैट्रिक लॉरेंस ने किया था वो कब किया था? वो 23 मई को किया था। ये दोनों डेट याद रख लेना। 19 मई को तो उनको पता चला है, ठीक है, 23 मई को शासकों के नाम पत्र लिखा है। और इस 23 मई के ठीक 5 दिन बाद में 28 मई को नसीराबाद में क्रांति, नसीराबाद में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की राजस्थान में शुरुआत हो चुकी थी। कब? 28 मई को। ठीक है, आगे देखते हैं भैया कहां से क्रांति का जो मुख्य प्रतीक था वो था अजमेर। कहां था भैया? अजमेर था। अंग्रेजी सत्ता का केंद्र था अजमेर। वहां 4 जगह से सेनाएं आती, बहुत महत्वपूर्ण चीजों को याद कर लीजिए। सबसे पहले डीसा नाम का एक स्थान है, वहां से यूरोपीय सैनिक, ये 4 चीजें ये याद करवा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको एग्जाम में इस बार पूछने की 100% संभावना है। अजमेर में कहां कहां से सैनिक बुलाए गए थे? क्योंकि अजमेर केंद्र था, अंग्रेजों में डर पनप गया था। अच्छा क्या क्या विडंबना है इस देश की, क्या विसंगति है इस देश की। जिस समय 1857 वाला स्वतंत्रता संग्राम भारत में हुआ था, जिस समय राजस्थान में यह स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो यहां 6 छावनियां थी। आगे देखेंगे हम कितनी छावनियां थी, 6 छावनियां। उन 6 छावनियों में
कुल मिला के 5000 के आसपास सैनिक थे। कितने सैनिक थे भैया? ये चीज याद करने की नहीं है, लेकिन बताना बहुत जरूरी है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन बता रहा हूं क्या विडंबना है देश की। 5000 सैनिक थे और सारे के सारे सैनिक भारतीय थे, और केवल जो पूरे राजस्थान में उस समय कोई अंग्रेज अधिकारी थे वो मात्र 30 थे। मात्र 30 थे। बावजूद हम अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं होने पाए थे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कभी भी 1857 की क्रांति को असफल मत कहना, है ना। हम ये कहेंगे उसे कि ये क्रांति क्या थी? ये क्रांति पूर्णतः सफल नहीं हो पाई थी, इसे असफल नहीं कहेंगे, है ना। 5000 सैनिक थे और मात्र 30 अंग्रेज अधिकारी थे। तो बाहर से बुलवाने का प्रयास किया, डीसा से सैनिकों को बुलाया गया था। नंबर 2, ब्यावर में उसमें मेर रेजिमेंट थी। ब्यावर में कौन सी रेजिमेंट थी भैया? अलग अलग रेजिमेंट जहां सैनिकों की टुकड़ियां रहा करती थी। तो ब्यावर में जो सैनिकों की टुकड़ी थी वो किस नाम से थी? वो मेर रेजिमेंट के नाम से थी, उसको भी अजमेर बुलाया गया। नंबर 1, डीसा से बुलाया गया। नंबर 2, ब्यावर से बुलाया गया। नंबर 3, कोटा कंटिंजेंट में सैनिकों को अजमेर पहुंचने का आदेश दिया गया है। और नंबर 4 चीज और इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, जोधपुर में उस समय कुशलराज सिंघवी नाम से एक व्यक्ति थे। कौन थे? कुशलराज सिंघवी। उनके द्वारा अश्वारोही सेना, जो घुड़सवार सेना होती है, उनको भी अजमेर बुलाया गया। इन 4 को अजमेर बुलाया गया ताकि अजमेर की रक्षा की जा सके, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का जो केंद्र हुआ करता था वो कौन सा हुआ करता था? वो अजमेर हुआ करता था। ठीक है भाई, इन्हें याद कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, कुछ फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट मैं बता देता हूं। डेविड ऑक्टर्नली, ये राजपुताना का पहला रेजिडेंट कौन था? डेविड ऑक्टर्नली। बहुत कम संभावना है कि एग्जाम में पूछे, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? राजस्थान का पहला एजीजी था, वो लॉकेट पहन के घूमता था। क्या पहन के घूमता था भैया? लॉकेट पहन के घूमता था। तो अब्राहम लॉकेट हो गया है। कौन हो गया है? अब्राहम लॉकेट हो गया है। और जिस समय अपने यहां पे क्रांति, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय यहां का एजीजी कौन था? उस समय यहां का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। एक बार मुझे बता दीजिए, जो आगरा में मुख्यालय थे उसका प्रमुख कौन था? कौन सा था लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो मैंने अभी आप लोगों को याद करवाया था। ठीक है साहब, अब आ जाते हैं हमारे मुख्य विषय पे। ये हो गई थी 1857 की क्रांति के पहले के कुछ छोटी छोटी सी चीजें। अब जो मुख्य विषय है हमारा, वो मुख्य विषय है 1857 की क्रांति। उस समय इस क्रांति में या इस स्वतंत्रता संग्राम में जो मुख्य योगदान रहा था, वो हमारे उस समय के साहित्यकारों का भी योगदान रहा था। शानदार प्रयास था साहित्यकारों का। उन्होंने जो राजा अंग्रेजों की सहायता करते थे उनके खिलाफ लिखा था, जो राजा जनता के साथ में था उनके लिए लिखा था। लोकगीतों में आज तक राजाओं को गाया जाता है। एक कवि हुए थे, बहुत बड़े कवि हुए थे, गिरवरदान जी। अच्छा, आहुआ आपने कहानी सुनी है? जब आगे हम देखेंगे आहुआ के बारे में, तो आहुआ के बारे में जो गिरवरदान जी ने लिखा था 2 पंक्तियां, वो पंक्तियां थी कि भरोसे खुशाल बिडन संभियो सगड़ा साथ रहे, सबके साथ में जो संभल के साथ चलाए। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी के लिए लिखते हैं कि भरोसे खुशाल बिडन संभियो सगड़ा साथ रे, आजाद हिंद करवा उमंग निडर आहुआ नाथ रे, है ना। ये लिखा गया है उनके लिए। और आहुआ में आप लोग जब देखेंगे, अच्छा आगे बताऊंगा उन चीजों को आपके। अभी यह देखते हैं कि यहां पे 6 सैनिक छावनियां थी। क्या थी भैया? सैनिक छावनियां थी। कितनी थी सर? 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी साहब? याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो हो गया एन, दूसरा भी हो गया एन। एन फॉर नसीराबाद, एन फॉर नीमच। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया भैया? उसके बाद में हो गया है ए और बी। ए फॉर एरिनपुरा, बी फॉर ब्यावर। ठीक है, और उसके बाद में है भैया डी और के। डी फॉर देवली और के फॉर खेरवाड़ा। क्या क्या हो गया है? एन और एन। ठीक है, ए और बी और डी और के। ठीक है, बहुत आसानी से। नसीराबाद, नीमच, ठीक है, एरिनपुरा और ब्यावर। ठीक है भैया, उसके बाद में देवली और देवली के साथ में
खेरवाड़ा। ये राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियां थी। सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं। दूसरा जो प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं कि इनमें सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? नसीराबाद वाली थी। वह छावनी कौन सी थी जो राजस्थान से बाहर थी? भैया वर्तमान में एमपी में है। कौन? नीमच। ठीक है। कोटा कंटिंजेंटमेंट की जहां कहां पे थे मुख्यालय? वो भैया देवली में था। कहां पे था? देवली में था। एरिनपुरा में जब आप आगे देखेंगे तो जोधपुर लीजियन नाम की टुकड़ी थी। ये क्या थी? ये प्रत्येक जगह पे जो सैनिक टुकड़ियां थी उन सैनिक टुकड़ियों के नाम है ये। कोटा कंटिंजेंट कहां पे? देवली में। जोधपुर लीजियन कहां पे? एरियन में। ब्यावर में कौन सी थी? हमने अभी अभी देखा है, मेर रेजिमेंट थे, है ना। और खेरवाड़ा में था मेवाड़ भील कोर। ये एक एक शब्द नहीं है भैया, ये एक एक आपकी जिंदगी को संवारने वाले प्रश्न है जिन्हें याद कर लेना। वहां अरे यार ये ब्यावर में कौन सी थी भाई, अरे यार ये मेवाड़ में कौन सी थी, ये सर ऊपर नहीं होना चाहिए। ये भी प्रश्न आ रहा है, ये भी प्रश्न आ रहा है। वो कल्पना करके देखिए, उस आनंद की कल्पना आप कीजिए जब जो ही आप एग्जाम में बैठेंगे और ब्यावर में मेर हो गया साहब, अगर पूछा आपसे तो। खेरवाड़ा में एमबीसी हो गया, मेवाड़ भीलकोर। ठीक है। और 2 छावनियां कौन सी थी जिन्होंने क्रांति में भाग को नहीं लिया था? ब्यावर और खेरवाड़ा। ये दोनों वो छावनियां थी जिन्होंने 1857 वाले स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। ठीक है भाई। आ जाइए अब आगे की तरफ। ये 6 छावनियां हम देख चुके हैं। अब देखते हैं हमारी 1857 की क्रांति। लगभग कितने? हाँ, अब 1857 की क्रांति के मुख्य विषय पर हम पहुंचते हैं। आसान तरीके से पहुंचते हैं, याद करते हुए पहुंचते हैं। सबसे पहले मैंने 2-3 डेट बताई थी आपको। पहली डेट बताई थी मैंने 19 मई। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए ये 19 मई की डेट क्या थी। चलो 19 मई वाली मैं बता देता हूं, नेक्स्ट डेट आपको बतानी पड़ेगी। 19 मई वो डेट थी जब लॉरेंस विश्नोई नहीं था। लॉरेंस कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, है ना। तो लॉरेंस जब माउंट आबू में थे तब उन्हें सूचना मिली थी भैया नीमच में क्रांति हो चुकी है, मेरठ में। और उस क्रांति के बाद में उसने जो राजाओं को पत्र लिखे थे वो किस तारीख को लिखे थे वो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है। नसीराबाद नाम की जगह है, अजमेर के पास में स्थित है। उस समय हलचल जो प्रारंभ हो चुकी थी वो अंदर ही अंदर सभी जगह प्रारंभ हो चुकी थी। प्रयास ये था कि 31 मई के दिन सभी जगह एक साथ क्रांति की जाएगी, सभी जगह एक साथ स्वतंत्रता आंदोलन किया जाएगा। लेकिन कुछ कारणवश वो क्रांति कुछ समय पहले हो गई और उसके पूर्णतः सफल नहीं हो पाने का जो सबसे बड़ा कारण रहा था, वो सबसे बड़ा कारण यही रहा था कि क्रांति सभी जगह एक साथ नहीं हो पाई थी। ठीक है। तो राजस्थान में कब होती है क्रांति? राजस्थान में वो क्रांति 28 मई को होती है। सीधा सा प्रश्न बनता है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत किसने की थी? किसी भी स्थिति में मत भूलना। अब हम हमारे मुख्य विषय पर पहुंच चुके हैं। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये सैनिक टुकड़ी थी। ये सैनिक टुकड़ी नहीं थी, इसको आप आंखें फाड़ के 2 नंबर के हिसाब से देखना है आपको कि सबसे पहले किसने किया है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया है। कब किया है? 28 मई को किया है। कहां किया है? नसीराबाद में किया है। क्या किया है साहब? 2 अंग्रेज अधिकारी आए थे, नए बिल्कुल हीरो बन के एकदम। एक ने तो कहा कि मैं सबसे नया अधिकारी हूं यहाँ का, मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम। दूसरे ने कहा कि मेरे हाथ में लकड़ी है। लकड़ी को क्या कहते हैं? लकड़ी को कहते हैं वुड कहते हैं। लकड़ी को क्या कहते हैं? वुड। तो याद रख लेना, मत भूलना, पूछते हैं प्रश्न। न्यूबरी और वुड, स्पॉटिश वुड, इन दोनों अधिकारियों को नसीराबाद में मार दिया गया था। याद कर लीजिए 28 मई की घटना को। याद कर लीजिए नेटिव इन्फेंट्री कौन सी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ठीक है। कौन से 2 अधिकारियों को मार दिया? हाँ, अब ऊर्जा आ रही है आप लोगों में, जोश आ रहा है कि हाँ अब तो सर पढ़ा सा लग रहा है। वो जो चीजें पढ़ी थी वो पहले नहीं पढ़ी थी लेकिन महत्वपूर्ण ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने उसको देखा नहीं था, प्रश्न वहीं से बनने वाला है। तो अभी आधे घंटे तक की जो क्लास थी उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये भी याद करते हुए बढ़ते हैं। नई लकड़ी को हमने मार दिया है, न्यूबरी और स्पॉटिश वुड को हमने मार दिया है। ठीक है भैया, 2 को तो मार दिया,
अंग्रेजों का कालजा थर 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 कांपने लगा, डरने लगे। तो एक भाई साहब तो हार्ट अटैक आने से ही मर गए। किसी ने मारा नहीं, अधिकारियों ने, क्रांतिकारियों ने वहां पहुंचे ही नहीं, लेकिन कर्नल पेन्नी, नाम के आगे कर्नल लगा के ही शर्मिंदा कर रहा है ये व्यक्ति। तो पेन्नी की हृदय बिल्कुल पेन हुआ इतना खतरनाक कि उसकी हृदयाघात से मृत्यु हो गई, ठीक है। और 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हुए थे, वो भागने लगे तो अधिकारियों लोक लगा दिया था, हार्ड, लोक और हार्डी। भैया याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, मुस्कुराते हुए से याद कर लीजिए, इतना नहीं तो कोई और याद करवाएगा ना आप याद कर पाओगे, इसीलिए याद कर लीजिए, लोक लगा दीजिए और हार्डी, इन दोनों को तो कर दीजिए घायल, और न्यू लकड़ी को क्या कर दीजिए, मार दीजिए, और कर्नल पेन्नी को क्या कर दीजिए, उसको हार्ट अटैक दिलवा दीजिए, ठीक है। ये 5 तो नाम याद करने, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री तो हमने याद कर ही ली थी। उसके बाद में जब 15वीं ने कहा कि यार भाई साहब हम बिल्कुल जोश में आगे आएंगे, हम लड़ाई करेंगे, हम क्रांति की शुरुआत करेंगे, तो 15वीं के बाद में 30वीं, कौन सी 30वीं भी सैनिक, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए थे। प्रश्न यहां इस चीज को ध्यान रखना हमेशा कि ऑप्शन प्रश्न ये पूछेंगे, भारत में या राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किसने किया था, वहां आपको ऑप्शन में 30वीं भी मिलेगी और वहां आपको 15वीं भी मिलेगी। हमेशा याद रखना 28 मई जो है ना, 28 मई डेट है, 28 मई से आगे वाले नेटिव इन्फेंट्री नहीं आएगी, पहले वाली आएगी। 28 से पहले क्या आता है, 15 आता है, तो 28 से पहले वालों ने कर दिया था, 15वीं ने किया था, ये याद रखना, कंफ्यूजन होता है, मैं इसलिए बता रहा हूं। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री शामिल हो गई थी, लेकिन शुरुआत जो की थी वो किसने की थी, शुरुआत 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। हाँ आ जाइए भैया आगे। अब क्या करते हैं ये लोग, अब भाई साहब अभी ये लड़ाई वड़ाई करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये 18 जून 1857, डेट याद कर लेना, 18 जून 1857 को ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में वहां घेरा डाल के दिल्ली में जो अंग्रेजों की सेना थी उनको भी परास्त कर दिया। ये छोटी सी कहानी हो गई है, किसकी कहानी हो गई है, नसीराबाद की कहानी हो गई है। हाथों पे याद कर लीजिए, कर लिया साहब, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री 28 मई, ठीक है। और क्या था, हाँ और तो था ही नहीं कुछ, 2 अधिकारियों को मार दिया, न्यूबरी, स्पॉटिसवुड, एक को हृदयाघात, पेन्नी, 2 हो गए घायल, हार्ड हमने लगा दिया लोक। उसके बाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री में मिल जाती है और 18 जून 1857 को हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। चलो भैया आगे आ जाते हैं हम नीमच की तरफ। कहां आते हैं, नीमच की तरफ। कहां है, एमपी में है। निम्नलिखित में से वह कौन सी सैनिक छावनी है जो सॉरी निम्नलिखित में से वह कौन सी सैनिक छावनी है जो राजस्थान में स्थित नहीं थी, तो वो नीमच हो गई है। बहुत इंटरेस्टिंग घटना है, यहाँ की बहुत प्यारी घटना है। जब इन क्रांतिकारियों को आप देखेंगे तब इनकी हिम्मत का जो हौसला देखेंगे, जो जज्बा देखेंगे, उसके आगे आपको लगेगा कि यार आपकी पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है, हम प्रत्येक चीज से सीख सकते हैं। कहते हैं ना, पढ़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो मोटिवेशन होता है, और मोटिवेशन कहीं से भी लिया जा सकता है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो हमारे क्रांतिकारी है, मोहम्मद अली बेग नाम के एक व्यक्ति है, याद कर लेना, है ना। कौन है, मोहम्मद अली बेग नाम के व्यक्ति है। 2 जून की मैं घटना बता रहा हूं आपको। 2 जून के दिन वहां कर्नल एबोट नाम के एक व्यक्ति थे। कहां पे, नीमच में। कर्नल एबोट नाम के व्यक्ति ने सभी जो है, क्योंकि जो ही सूचना मिली थी कि सभी जगह पे क्रांति हो रही है, सभी जगह पे सैनिक जो है वो विद्रोह कर रहे हैं, उस स्थिति में क्या किया जाए, तो कर्नल एबोट ने सबको एक जगह पे बुलाया और उनको ये शपथ दिलवाने का प्रयास किया कि भाई मैं सभी अंग्रेज अधिकारियों के साथ साथ में जो भी भारतीय सैनिक है, उन भारतीय सैनिकों को यह शपथ दिलवाता हूं कि आप लोग 1857 वाली ये जो क्रांति वाला जो घमासान चल रहा है उसमें भारतीयों का साथ नहीं देंगे। किसका साथ दोगे, अंग्रेजों का साथ दोगे। उनकी वफादारी की प्रतिज्ञा दिलवा रहे थे। कौन, कर्नल एबोट दिलवा रहे थे। तो उन सब में, उन अंग्रेज अधिकारियों के बीच में, उन गोलों के बीच में, उन बारूदों के बीच में, उन बंदूकों के बीच में एक व्यक्ति हाथ खड़ा करता है और कहता है कि साहब एक प्रश्न है मेरा। कौन होता है वो व्यक्ति, वो व्यक्ति मोहम्मद अली बेग होता है। वो खड़े होके क्या कहता है, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या बहादुरी रही होगी उस व्यक्ति की। यार
क्यों हम केवल इसको पढ़ाई के दृष्टिकोण से ही देखते हैं, क्यों हम इसको डूब के नहीं पढ़ते हैं, क्यों हम इसके अंदर नहीं चले जाते हैं कि नहीं यार क्या क्रांतिकारी रहे हैं। वो व्यक्ति मोहम्मद अली बेग होता है जिसमें इतनी हिम्मत होती है कि अंग्रेजी शासन के सामने, आज भी आप एक पुलिस थाने पे चले जाइए, अगर आप कहीं भी छोटी मोटी चीज में भी हो, एक कांस्टेबल के सामने हिम्मत से नहीं बोला जाता है, तो उस बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों के सामने मोहम्मद अली बेग जो खड़ा होकर कहता है, वो ये कहता है कि भाई साहब, एबोट साहब, एक बात कहनी है मुझे आपसे। एबोट कहते हैं बताइए क्या बात है आपकी। मात्र सैनिक था, ये कर्नल था, है ना, सेना की हायरार्की थी, इसके अलावा अंग्रेज अधिकारी थे। मोहम्मद अली बेग कहता है कि आपने क्या मेरठ में अपनी निभाई हुई प्रतिज्ञा का पालन किया है क्या? जब अंग्रेजों ने अपनी प्रतिज्ञा का, अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया है अवध में, तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि आपसे हमें आज जबरदस्ती शपथ दिलवा दीजिए, लेकिन आप क्यों आशा करते हैं कि हम भारतीय आपकी दिलवाई हुई शपथ को नहीं तोड़ेंगे? भाई साहब, ये बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात कि भाई ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही होगी कि मोहम्मद अली बेग ने ऐसा क्या कह दिया, लेकिन उस परिदृश्य में आपको कल्पना यह करनी पड़ेगी कि वो अंग्रेज अधिकारियों के भय के सामने जो हिम्मत के साथ में बोल रहा था, वो मोहम्मद अली बेग बोल रहा था। किसके सामने बोल रहा था? कर्नल एबोट के सामने बोल रहा था। क्या बोल रहा था? कि हम आपकी प्रतिज्ञा जो आप दिलवा रहे हैं वो प्रतिज्ञा नहीं लेंगे। ये 2 जून को बोलता है, और इस 2 जून के बोलने की वजह से 3 जून को जिसमें हिम्मत आती है, वो इस नीमच क्रांति का हीरा बन जाता है। वो नीमच क्रांति का क्या बन जाता है? वो हीरा बन जाता है। तो नीमच में जो क्रांति प्रारंभ होती है वो 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ होती है। ये हमारे क्रांतिकारी, इसलिए उनको पढ़ना बहुत जरूरी है और दिल से पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद में क्या होता है साहब? शाहपुरा के भीलवाड़ा के पास में शाहपुरा नामक स्थान है। मुझे लगता है मोहम्मद अली बेग को किसी भी स्थिति में आप नहीं भूलने वाले हो, याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा में राजा हुए थे लक्ष्मण सिंह जी। उन्होंने कहा कि मैं विद्रोहियों का साथ निभाऊंगा। उनका भी सवा शेर का कलेजा था, है ना। इन्होंने एबोट के बच्चे एवं पत्नी को मार दिया था। ठीक है, देवली छावनी, बहुत महत्वपूर्ण चीजें, जब ये नीमच से क्रांति करने के बाद में आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक जो छावनी वाले थे, प्रत्येक जो लोग थे, इनका साथ निभा रहे थे। उसमें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है, एक महिदपुर बटालियन है। कौन सी बटालियन है भैया? महिदपुर बटालियन है। कहां पे? देवली में। ये देवली छावनी की जो महिदपुर बटालियन थी वो विद्रोहियों के साथ में हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, याद कर लेना। महिदपुर बटालियन कहां की? देवली की। ठीक है, अब यहां से जब ये सारा घटनाक्रम होता है, तब 40 के आसपास सैनिक अधिकारी जो अंग्रेजों के थे, वो भाग के उदयपुर की तरफ पहुंचने का प्रयास करते हैं। क्रांतिकारी उनका पीछा करते हैं। जब आप बड़ी सादरी कभी जाएंगे, बड़ी सादरी के पास में एक डोंगला नाम का स्थान है ना। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं वहां जाता रहता था, मैंने वहां देखा था। डोंगला के पास में, बस स्टैंड के पास में एक घर बना हुआ है रुगा राम जी का। किसका है? हालांकि जी नहीं कहना चाहिए, इसलिए नहीं कहना चाहिए कि इन्होंने किसका साथ निभाया था, इन्होंने अंग्रेजों को शरण दी थी। रुगा राम के घर में, यह प्रश्न बार बार पूछा गया, पुराना प्रश्न हो चुका है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप याद कर लेना। रुगा राम जो है, रुगा राम ने डूंगला में अंग्रेज अधिकारियों को शरण प्रदान की थी। ठीक है भैया, 2 जून को शपथ के लिए मना कर दिया था मोहम्मद अली बेग ने। 3 जून को हीरा बन गया था। कौन? हीरा सिंह। उसके बाद में अंग्रेजों को वहां से भगा दिया जाता है, खुद क्रांति करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब देवली में महिदपुर बटालियन इनका साथ निभाती है। ठीक है, अच्छा, जब ये घटनाक्रम सब घट रहा था, तब मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो शोवर्स आता है। वो उन 40 अधिकारियों को बचा के, अंग्रेज अधिकारियों को बचा के उदयपुर में लेकर जाता है, और उदयपुर में स्वरूप सिंह जी उन्हें जग मंदिर महल में शरण देते हैं। ये एक बेसिक सा प्रश्न है, याद कर लेना। पूछना लगभग बंद कर चुके हैं, लेकिन बावजूद अगर प्रश्न पूछ लें तो गलत किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। अपने सभी तरह के हथियार तैयार रखने हैं। वहां एग्जाम में लड़ने के लिए, उस युद्ध के लिए सभी तरह के हथियार रखना जरूरी है। तो छोटे और बड़े सभी प्रश्न याद कर लेना। अच्छा, वो एक छोटी सी एक घटनाक्रम, एक कहानी या एक वो चीज याद कर लेना, याद करवा देता हूं कि नीमच से जब क्रांतिकारी निकले कहां कहां पहुंचे थे। महत्वपूर्ण ये है, हो सकता है यहां से इस बार प्रश्न बन ले। अभी तक बना नहीं है प्रश्न, लेकिन इस बार इस प्रश्न के बनने की पूरी संभावना है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट लगा के अलग से लिख लीजिए। नीमच से ये लोग पहुंचते हैं चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से पहुंचते हैं हमीरगढ़, हमीरगढ़ से पहुंचते हैं बनेड़ा,
ठीक है। बनेड़ा से जाते हैं शाहपुरा, जहां लक्ष्मण सिंह जी इनका साथ निभाते हैं, और उसके बाद में ये देवली पहुंचते हैं, जहां की ये महिदपुर बटालियन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस बार आपको एग्जाम में ये महिदपुर बटालियन प्रश्न मिल जाए तो आश्चर्य होने की जरा सी भी कोशिश मत करना, प्रश्न को सही करके आ जाना। और हो सकता है बाकी लोगों को ये महिदपुर बटालियन सही नहीं भी हो, लेकिन आप लोगों के किसी भी स्थिति में गलत नहीं होना चाहिए। कौन सी बटालियन जो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, मैं थोड़ा उस पर ज्यादा जोर दे देता हूं ताकि बार बार इसको सुन के आप यहीं पे याद कर लीजिए। महिदपुर बटालियन, कौन सी बटालियन भैया? महिदपुर बटालियन, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। ये हो गई थी भाई साहब नीमच की छोटी मोटी कहानी। नीमच के विद्रोही सैनिक जो थे देवली की ओर गए थे, वहां जो है, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है भैया, बहुत महत्वपूर्ण। हुकमचंद जैन साहब लिखा करते हैं अपनी किताब में, नाथूराम जी खड़कावत ने जो लिखा था, दो किताबें मैं बाद में बताऊंगा आपको, उन दोनों किताबों को एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग याद कर लेना और कभी मौका मिले तो उन्हें पढ़ना भी, है ना। एक तो है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, नाथूराम जी खड़कावत लिखते हैं, है ना। और एक सूर्यमल जी मिश्रण की भी एक किताब है, और एक किताब आर.टी. पिचार्ड अंग्रेज अधिकारी हुए थे, उन्होंने लिखा था म्यूटिनीज इन राजपुताना। दोनों किताबें मैं लिखवा दूंगा, आगे लिखी हुई भी है, याद करवा दूंगा। तो नाथूराम जी खड़कावत लिखते हैं उस किताब में, और नाथूराम जी खड़कावत की लिखी हुई बात को हुकमचंद जी जैन लिखते हैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में। और हुकमचंद जैन जी की लिखी हुई बात को अधीनस्थ बोर्ड आपके एग्जाम में लिखने वाली है, इसलिए आप लोग भी अपने रजिस्टर में लिख लीजिए। कहां से परंपरा चली हुई आके आपके हाथ में पेन लिखे लिखवा रहा हूं कि जब नीमच के विद्रोही भाग जा रहे थे ना दिल्ली की तरफ, तब दो तरफ से सेना को भेजा गया था अंग्रेजों ने। एक जोधपुर की तरफ से भेजा गया था, एक मेवाड़ की तरफ से भेजा गया था। ये इधर सैनिक भाग रहे, यानी कि क्रांतिकारी जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, तो घबरा गए थे अंग्रेज, कहा कि इनको पकड़ो नहीं तो वो दिल्ली जाके हंगामा कर देंगे। तो एक तरफ तो जोधपुर, एक तरफ मेवाड़। मेवाड़ से जो भेजा गया था वो भेजा गया था शावर्स को कि आप जाओ इनका पीछा करो और इनको पकड़ो, ठीक है। और दूसरी तरफ से जोधपुर से जिसको भेजा गया था, जोधपुर से भेजा गया था भैया हार्ड कैसल को। किसको भेजा गया था? हार्ड कैसल को। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, याद कर लेना। ये दोनों तरफ से सेना जाती है, बावजूद इन क्रांतिकारियों को पकड़ नहीं पाती है। क्रांतिकारी इनकी पहुंच से बाहर होते हैं। और क्रांतिकारियों के साथ में देवली से कौन सी बटालियन जुड़ती है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं पढ़ाते हुए थोड़ा डूब से जाता हूं तो मैं कमेंट देखना भूल जाता हूं मैं, है ना। वीरेंद्र सिंह जी सोदा, नाइस सर जी, जय माता जी की। और प्रणाम जीजो सा, आदरणीय जीजो सा जो है राजसमंद से क्लास देख रहे हैं, मेरी ओर से इस क्लास के माध्यम से आपको प्रणाम। और आप भी मेरी क्लास देख रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। राजसमंद आप कभी जाइएगा तो वहां राजसमंद की पाल बहुत सुंदर है, वहां देखना। और वहां आल बहुत अच्छी मिलती है, तो आल की सब्जी वहां जरूर खाना राजसमंद में, है ना। बहुत फेमस है वहां की। वहां दो मंदिर है, हवेली मंदिर जो है हवेली शैली में बने हुए हैं। एक तो राजसमंद में बना हुआ है और दूसरा जो बना हुआ है वो नाथ द्वारा में बना हुआ है ना। उसके बारे में जब हम मंदिर स्थापत्य पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। लेकिन राजसमंद बहुत सुंदर और बहुत ज्यादा सुंदर जगह है ना। आ जाइए आगे की तरफ, ठीक है। ये दोनों हो गए, हार्ड कैसल हो गए, कैप्टन शावर्स हो गए हैं। कैप्टन सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़, ये याद कर लेना भैया। छोटी छोटी चीजें याद करनी पड़ेगी, अब स्किप करने से काम नहीं चलने वाला है। अब पढ़ना पड़ेगा, अब याद करना पड़ेगा, ठीक है। कि जब बाद में, अच्छा उन लोगों ने इनका पीछा किया, जब क्रांतिकारियों को पकड़ नहीं पाए तो अंग्रेजों ने कहा कि अरे यार तुम लोग उनको नहीं पकड़ पाओ तो ठीक है, कम से कम नीमच पर पे तो वापस अधिकार कर लो। वो भाग गए, उनके तो पीछा नहीं कर सकते, है ना। भाग गए मतलब कि वो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। आप में इतनी गति नहीं है, आप में इतनी क्षमताएं नहीं है कि आप दोनों मिलके भी इनको नहीं पकड़ सकते हो। तो कम से कम जो स्थिर जगह है नीमच, उस नीमच में जाके तो आप लोग वापस अधिकार कर लीजिए। तो कैप्टन सावर्स जो होता है वो वापस नीमच पे अधिकार करता है। ध्यान रखना, कैप्टन सावर्स किस किस की सहायता से करता है साहब? 3 लोगों की सहायता से करता है। कोटा वालों की सहायता लेता है, वो बूंदी वालों की सहायता लेता है, और वो मेवाड़ की सेना की सहायता लेता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद कर लेना। सोच से थोड़ा आगे बढ़ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा
ये दोनों डेटों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार और कहीं से कंफर्म करके बता दूंगा। हुक्मचंद जैन साहब ये लिखते हैं कि नीमच पे जो पुनः अधिकार हुआ है वो 6 जून 1857 को हुआ है। और कक्षा 9 की जो किताब है आरबीएससी कक्षा 9 वाली, वो लिखती है कि 8 जून को अधिकार हुआ है। मैं और भी ऑथेंटिक सोर्सेज से देख के वापस क्लास का मैं डाल दूंगा, लेकिन अभी जो है हुक्मचंद जैन साहब 6 जून और आरबीएससी कौन सी डेट बता रही है, 8 जून। इन दोनों डेट को बताते हैं कि नीमच पे पुनः अधिकार कर लिया गया। कैप्टन सावर्स ने किया है, कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना की सहायता से किया है। ठीक है भैया, आ जाइए आगे की तरफ, पढ़ते हैं आगे, है ना। यहां तक हो गया। अब इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण चरण पढ़ते जा रहे हैं। ये बहती हुई धारा है, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं केवल, हम एक धारा में बह रहे हैं, हम डूबते जा रहे हैं। हम ये देखते जा रहे हैं कि यार अब आगे क्या होने वाला है। हमने नसीराबाद में देखा कि क्या हुआ। नसीराबाद में ये हुआ कि सब अंग्रेज थर थर कांपने लगे। ये स्थिति हो गई थी अंग्रेजों की कि भाई साहब अंग्रेज हार्ट अटैक से मरने लग गए थे। गोलियों की, बारूदों की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, अंग्रेज डर के मारे मर रहे थे। न्यूबरी मर गया था, स्पॉटिस वुड को मार दिया गया था, कुछ लोग घायल हो गए थे। वापस वो लोग अधिकार कर लेते हैं दिल्ली पे जाके भी। 18 जून को पकड़ नहीं पाते हैं अंग्रेज अधिकारी उनको। उसके बाद में हमने एक अली बेग को पढ़ा है, मोहम्मद अली बेग को, नीमच में उस वीर को पढ़ा है जो अंग्रेजों के सामने खड़ा होकर उनकी आंखों में आंखें डाल के ये कहने की क्षमता रखता है कि जो आप शपथ दिला रहे हैं उस शपथ को हम नहीं लेंगे। उसके बाद में जब आगे पढ़ने वाले हैं वो हम एरिनपुरा पढ़ने वाले हैं। एक धारा के साथ बह रहे हैं, केवल कहानी के रूप में नहीं, इनको एक जोश के साथ में पढ़ रहे हैं। केवल रटने के हिसाब से नहीं पढ़ना है, पूरे दिल से पढ़ना है। और अब जो देखने वाले हैं वो है भैया एरिनपुरा में क्या हुआ था। जिज्ञासा जगा लीजिए अपने में, क्या अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या होने वाला है। जब इस जिज्ञासा के साथ पढ़ाई करोगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होता जाएगा। पढ़ाई की बोरियत महसूस किसी भी स्थिति में नहीं होने वाली है साहब जी। चलिए आगे की तरफ, एरिनपुरा। ठीक है, एरिनपुरा में 21 अगस्त की डेट है। कब है? 21 अगस्त को पूर्बिया के सैनिक, जो पूर्व दिशा से आए हुए सैनिक है, शर्मा साहब, आकाश जी शर्मा भी क्लास से जुड़ गए हैं। शर्मा साहब जो पूर्वी दिशा से आए थे, वो पूर्वी दिशा से आए हुए सैनिक पूर्बिया के सैनिक कहलाते थे। और एरिनपुरा में जो सैनिक थे वो कौन से थे? एरिनपुरा में पूर्बिया के सैनिक थे। पूर्बिया के सैनिकों को जब चारों ओर से सूचना मिली कि साहब नीमच में क्रांति हो चुकी है, साहब नसीराबाद में क्रांति हो चुकी है, तब इन्होंने कहा कि अब हम आबू में भी क्रांति करेंगे। तो आबू में क्रांति कब होती है? आबू में 21 अगस्त को क्रांति होती है। किन सैनिकों के नेतृत्व में होती है? पूर्बिया सैनिकों के नेतृत्व में होती है। एक प्रश्न का आंसर आप बता दीजिए तो मुझे लगेगा कि आप लोग साथ साथ में याद कर रहे हैं। नसीराबाद में जो राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत होती है वो कौन सी बटालियन के द्वारा की जाती है? कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। ठीक है साहब जी, चलिए आगे की तरफ, है ना। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी होल के घर पे हमला कर दिया था। हमने पहले ही देखा था सिरोही के आसपास है। आबू कहां है? सिरोही में। और सिरोही में कौन था? सिरोही में होल था। तो होल पर हमला कर दिया। ठीक है, फिर ये विद्रोही आबू से निकल के एरिनपुरा, ए फॉर आबू और ए फॉर एरिनपुरा की तरफ बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? ताकि और अपने साथियों को मिला के ये दिल्ली की तरफ जाके दिल्ली को कूच करके वहां पे उनको अंग्रेज अधिकारियों को भगा सके। खेरवा नाम का स्थान है, याद कर लेना। कौन सा स्थान है भैया? खेरवा, पाली के पास में। वहां उनकी विद्रोहियों की मुलाकात जो होती है आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी चांपावत से होती है। ये केवल लाइन नहीं है, ये 2 नंबर का प्रश्न है आपके लिए। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी चांपावत की मुलाकात एरिनपुरा से आए हुए पूर्बिया सैनिकों से कहां पे होती है भैया? खेरवा नामक स्थान पे होती है। कहा कि अब हम दोनों मिल गए हैं, अब अंग्रेजों की खेर नहीं है, अब अंग्रेजों की खेर नहीं है। इसलिए हम कहां पे मिलते हैं? हम मिलते हैं साहब जी खेरवा में। ठीक है, कुशाल सिंह जी चांपावत क्या वीर व्यक्तित्व के धनी रहे होंगे वो, कि उन्होंने सभी को नेतृत्व प्रदान करके, जो वीर प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, है ना, उन्हें इतिहास में आज तक भी याद रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2 युद्ध याद करना है। देखो सिंपल सी कहानी, थोड़ा ज्यादा ही, क्योंकि लड़ाई झगड़े वाला काम हो गया तो थोड़ा ज्यादा ही जोश में आ गया। मैं जब मंच पर कभी डिबेट बोला करता था कॉलेज टाइम में,
तब वो थोड़ा ज्यादा जब जोश में किसी विषय पे आ जाता था तो वो कभी घर वाले वापस देखते तो कहते कि यार इतना जोर से बोलता है कहीं आवाज के साथ ही जीव नहीं निकल जाए। वैसे ही ऐसा ही तो शरीर है पतला सा, और पता चले कि हाँ आवाज बोलते बोलते ही तो मैं थोड़ा वापस रिलैक्स होता हूँ, थोड़ा डूब जाता हूँ पढ़ाई के अंदर, पढ़ाने में, है ना। और वो भी इस ऐसे विषय के मुद्दे पे हमने अभी तक पढ़ा है कि 21 अगस्त को एरिनपुरा वाले जो पूर्विया सैनिक थे उन्होंने कहां विद्रोह कर दिया है, उन्होंने आबू में विद्रोह कर दिया था। वहां से वो निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जब वो खेरवा नामक स्थान पे पहुंचते हैं उन्हें ठाकुर कुशाल सिंह जी मिलते हैं। कुशाल सिंह जी कहते हैं कि भाई साहब अब आप हमारे साथ आ गए हैं, अब हम अंग्रेजों की खेर नहीं रखने देंगे, अब हम दोनों मिलकर युद्ध करेंगे। 2 युद्ध होते हैं, है ना। दोनों युद्ध को याद करना है। कैसे याद करेंगे? सिंपल सी चीज के साथ याद कर लीजिए। पहला युद्ध होता है बी और दूसरा युद्ध होता है सी। क्या होता है भैया? बी और सी। B4 हो गया है बिथोड़ा, ठीक है, और C4 हो गया है चेलावास का युद्ध। किसी भी स्थिति में मत भूलना। ये ट्रेडिशनल प्रश्न है लेकिन आज भी इन प्रश्नों को पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। एक बार क्लास में बता दीजिए, बोर तो नहीं हो रहे ना पढ़ाई, क्योंकि लगभग 1 घंटा हो गया, पढ़ाई सही से आ रही है ना। बुलबुल स्टार सर आप क्लास लेते वक्त गुड़ खाओ थोड़ा थोड़ा, उससे खांसी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुड़ लेके आया था, मैं भूल गया पढ़ाते पढ़ाते आज। कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो आप? नवीन चौधरी जी। अनिल शर्मा सर नमस्ते। अरे भाई रुक जा इतना। हाँ चलो भैया आगे। ऐप में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है भैया। ऐप में क्या प्रॉब्लम आ रही है? ऐप में अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। जब आप ऐप देखेंगे तो उस ऐप में आपको 3 बिंदु बने हुए दिखेंगे। यहां पे जब आप दबाओगे तो इस साइड में एक फ्री मटेरियल नाम से दिखेगा। क्या दिखेगा? फ्री मटेरियल। आप उस फ्री मटेरियल को लेके और वहां पे आप जब जाएंगे तो वहां एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की आपको किताब देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां पे ऐप में क्या क्या चीजें रहेगी वो धीरे धीरे लगभग महीने भर बाद में डालूंगा, लेकिन अभी मैंने वहां कुछ मटेरियल एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह डाल रखी है वहां पे, तो बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहने वाली है, ठीक है भैया। तो पहला कौन सा युद्ध हो गया भैया? बिथोड़ा का युद्ध। कब होता है? ये होता है 8 सितंबर को। दूसरा युद्ध कब होता है? चेलावास का। कब होता है भैया? 18 सितंबर को। कब होता है? 18 सितंबर को युद्ध होता है, ठीक है। बिथोड़ा के युद्ध में कौन कौन होते हैं? कुशाल सिंह जी चंपावत के खिलाफ में कैप्टन हितकोट और कुशल राज जी सिंघवी होते हैं, ठीक है। और इधर कौन लड़ रहे हैं भाई साहब? कुशाल सिंह जी चंपावत लड़ रहे थे, है ना। इस युद्ध में अनार सिंह पंवार मारा जाता है। जोधपुर का कौन था? अनार खाते खाते हुए व्यक्ति, वो मारा जाता है, ठीक है। और कुशाल सिंह जी चंपावत की इसमें युद्ध जीत हो जाती है। कौन से युद्ध में भैया? B4 बिथोड़ा के युद्ध में, ठीक है। आगे आ जाइएगा। चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध कब होता है? चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को होता है। कौन कौन? जब इस बिथोड़ा के युद्ध में अंग्रेजों की हार हो जाती है तब अंग्रेज घबरा जाते हैं और अजमेर में सूचना पहुंचाते हैं कि भाई साहब अब अगर हम हार गए हैं तो हमारी खैर नहीं रहने वाली है। तो पैट्रिक लॉरेंस इधर से आता है। किधर से आता है? अजमेर से। उसके साथ में जोधपुर से मैक मौसन को लाता है। दोनों बड़े बड़े अधिकारी, लेकिन कुशाल सिंह जी चंपावत, कौन? कुशाल सिंह जी चंपावत इस सेना को भी हरा देते हैं और इस युद्ध को काले और गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। B4 बिथोड़ा, C4 चेलावास। चेलावास को गोरे और काले का युद्ध कहा जाता है, ठीक है भैया। और इस युद्ध में कुशाल सिंह जी मैक मौसन को मार के उसके सर को आहुआ के किले पे लटका देते हैं। आप जब आहुआ क्षेत्र के आसपास जाएंगे तो आहुआ के आसपास में वहां एक लोकगीत आज भी प्रचलन में है ना। ये चीज जो लाइन है वो बता रहा हूं मैं आपको कि कई चीजें, कई प्रश्न लोकगीतों से भी सही हो जाते हैं। आहुआ में हंसी मजाक में कोई आहुआ में पहुंचते, लोकगीतों में क्या है कि हंसी मजाक में कोई आहुआ में पूछते हैं कि यार आहुआ आपका क्या है, तब आहुआ के लोग जिस लोकगीत के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, उस प्रश्न का उत्तर का जो संदर्भ है वो ये 1857 की क्रांति है। क्या रहता है कि ढोल बाजे चंग बाजे और बाजे बांकियो। कौन कहते हैं? आहुआ के लोग लोकगीतों में कि ढोल बाजे चंग बाजे और बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। ये था आहुआ वाला। और वो वापस कहते हैं कि जूंजे आहुआ है जूंजे आहुआ,
मुल्का में ठावो ओ आहुआ, यानी कि आहुआ वालों ने क्या किया था, ये वाला जो कौन था एजेंट को टांग के, कौन एजेंट हो गया भैया, मेक मौसन एजेंट हो गया, उसको मार के उसके कहां टांग देते, आहुआ के किले पे। कौन से पे, ये गोरे काले के युद्ध में। कौन सा युद्ध होता है भैया, चेलावास वाला युद्ध होता है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे की तरफ, आ जाइए आगे। ठीक है भैया, अब देखते हैं आहुआ का युद्ध। 3 युद्ध, पहला हो गया है बिथोड़ा, बी सी, और तीसरा हो गया है ए। हमें क्या करनी है, हमें बीसीए करनी है, बिथोड़ा, चेलावास, और तीसरा क्या हो गया है, तीसरा हो गया है भैया आहुआ। आहुआ में अब यहां पे कौन है, आहुआ का युद्ध जो होता है 20 जनवरी 1858, याद कर लेना अच्छे से। 8 सितंबर 1857 को था, 18 सितंबर 1857 को था, और अगला जो है वो आहुआ का युद्ध हुआ था है वो 20 जनवरी 1858 को, जब आहुआ वाले और वो लोग आगे पहुंच चुके थे। वापस जब आहुआ पे अधिकार करने का जो प्रयास किया गया था वो 20 जनवरी को किया गया था। कर्नल होम्स और हंसराज जोशी मिलकर कुशाल सिंह जी चांपावत से युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, कुशाल सिंह जी सहायता प्राप्त करने के लिए बाद में मेवाड़ की तरफ चले जाते हैं। उनकी जगह जो युद्ध में स्थान ग्रहण करते हैं कुशाल सिंह जी, कहा कि अब कुशाल सिंह जी आप थोड़ा रुको, अब पृथ्वी को लेके आते हैं। पृथ्वी सिंह जी लांबिया इस युद्ध में भाग लेते हैं। ये 3 युद्ध याद रखना है, तीनों युद्ध किससे संबंधित है, एरिनपुरा से, बी सी और ए। ठीक है, इस युद्ध में फिर बाद में अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और एक डेट जो बहुत महत्वपूर्ण है याद रखने के हिसाब से, 24 जनवरी। भैया कौन सी जनवरी, 24 जनवरी। भैया साल भी तो बता दीजिए, 1858। कौन सा साल भैया, 1858 का साल। इस 24 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने पुणे आहुआ पर अधिकार कर लिया था, और इस प्रश्न के पूछे जाने की अधिकतम से भी अधिकतम संभावना है, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है भैया, बाद में जब क्योंकि अंग्रेजों में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि बिथोड़ा के युद्ध में, बाद में चेलावास के युद्ध में, सभी युद्ध में अंग्रेजों को जब पराजय का सामना करना पड़ता है, तब अंग्रेज इस आहुआ के युद्ध में जीत के बाद में आहुआ में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करते हैं, आम जनजीवन के लोगों को परेशान करते हैं। वहां के किले को बारूदों से उड़ा दिया जाता है, वहां के मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ तोड़ के लेके आ गए थे। और इस 1857 की क्रांति की जो मुख्य देवी मानी जाती है वो सुगाली माता मानी जाती है ना। तो सुगाली माता के मंदिर की मूर्ति वो क्या देखेंगे, देखो एक चीज मैं पुनः आपको बता देता हूं कि मेटर जो है वो लगभग सब जगह है। मेटर आपके पास भी अच्छे से भी अच्छा है ना, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो यह है कि चीजें हमें याद होनी चाहिए। अगर आप चीजें याद नहीं करोगे, केवल मेटर से ही और किताबों से ही अगर सिलेक्शन होना होता तो जो दुकान वाले किताबें बेचते हैं उनका सिलेक्शन सबसे पहले होता। इसलिए मेटर क्या है क्या नहीं है, इन चीजों के मुद्दे के अलावा अगर आप इन चीजों पे फोकस करेंगे कि यार हमें चीजें याद कर लेनी चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। अब 1857 की क्रांति वाला मेटर जहां भी होगा लगभग यही समान मेटर रहेगा। मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य मुद्दा यह है कि हमें चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है भैया, आ जाइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे सुगाली माता क्या है, काले संगमरमर की मूर्ति है ये, है ना। इसके 10 सिर हैं और 54 हाथ है। क्या है भैया, 10 तो इनके सिर हैं और इनके 54 हाथ हैं। अंग्रेज इस मूर्ति को सबसे पहले राजपुताना के म्यूजियम में रखते हैं। आप अजमेर में जाएंगे, जब अजमेर में, क्योंकि मैं अजमेर से ही हूं, तो अजमेर जब आप जाते हैं तो अजमेर में एक गोल प्याऊ बनी हुई है। गोल प्याऊ के पास में कढ़ी कचौरी बहुत फेमस है वहां की। कभी आप अजमेर आइएगा तो वहां की कढ़ी कचौरी जरूर खाइएगा। लेकिन वो कढ़ी कचौरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके जस्ट सामने एक अकबर का किला बना हुआ है। उस अकबर के किले को वर्तमान में राजपुताना म्यूजियम बना दिया गया है। और जिस जगह पे गोल प्याऊ पे, अगर आप में से अजमेर के कोई हो तो उन्हें सूचना दे देता हूं कि जिस गोल प्याऊ की जगह पे आप खड़े होके कचौरी खाते हैं, उस समय कोई एक अंग्रेज अधिकारी यहां आया था। जिस जगह आप खड़े होते हैं उसी जगह हाथ खड़े करके जहांगीर से विनम्र प्रार्थना करता है कि हम अंग्रेजों को यहां पे व्यापार करने की अनुमति प्रदान कीजिए। और सामने जब उस राजपुताना म्यूजियम अकबर के किले को आप देखेंगे, एक झरोखा बना हुआ है। उस झरोखे में जहांगीर बैठा हुआ ये इजाजत दे देता है कि जाओ
हम तुम्हें खैरियत में ये देते हैं कि तुम लोग यहाँ व्यापार कर लो। तो वो अजमेर का राजपूताना म्यूजियम अकबर का किला था जहां से अंग्रेजों को सबसे पहली बार व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी, और उसी अकबर के किले में ये राजपूताना म्यूजियम बना हुआ है जहां पे सबसे पहले सुगाली माता की मूर्ति को लेकर आए थे और बाद में इसे वागड़ म्यूजियम है पाली में, वहां भेज दिया जाता है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, मेवाड़ में सलमपुर के केसरी सिंह जी थे और कोठारिया में जोत सिंह जी थे। इन दोनों ने कैसे याद करोगे भाई साहब, याद ऐसे करना है कि खुशहाल सिंह जी ने कहा कि यार देखो अंग्रेज अब पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ गए हैं, अब जो है मुझे आप लोगों को शरण देनी पड़ेगी। कहा कि शरण दे देंगे, ये कैसी बात कर रहे हो आप? तो कहा कि मैं जोक नहीं कह रहा हूं आपको, जोध सिंह जी और केसरी सिंह जी इन दोनों ने ही मेवाड़ में इनको खुशहाल सिंह जी को शरण प्रदान की थी। बाद में 8 अगस्त 1860 को, डेट याद कर लीजिए, कब? 8 अगस्त 1860 को नीमच में खुशहाल सिंह जी आत्मसमर्पण कर देते। कुछ शर्तें रखी जाती है अंग्रेजों के द्वारा उनके सामने, तो आत्मसमर्पण ये कर देते हैं। कब? 8 अगस्त 1860 को। कहां पे भैया? नीमच में। कहां पे? नीमच में। ठीक है, और बाद में जो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, खुशहाल सिंह जी आरोपित हैं या नहीं है, इसके लिए जो कमीशन बनाया गया था उस कमीशन का नाम टेलर कमीशन था। कौन सा कमीशन था भैया? टेलर कमीशन था। ठीक है, बाद में वो लास्ट का समय उदयपुर में बिताते हैं और 1864 के आसपास में खुशहाल सिंह जी, अगर पर्टिकुलर खुशहाल सिंह जी का प्रश्न पूछ ले तब ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कब मृत्यु होती है, कहां रहते हैं, संभावना कम है। लेकिन ये कहां आत्मसमर्पण करते हैं? नीमच में करते हैं। कब करते हैं? 8 अगस्त 1860 को करते हैं। इनके लिए कमीशन कौन सा बनता है भैया? टेलर कमीशन बनता है। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ अन्य सामंतों ने भी साथ निभाया था, ये हुकमचंद जैन की किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, आसोपा के ठाकुर थे। आसोपा कौन? आशा सबसे ज्यादा किससे होती है? आशा सबसे ज्यादा हमें शिवनाथ भगवान शिव शंकर से होती है। किससे होती है? भगवान शिव शंकर से। तो आसोपा के कौन? आसोपा के हैं शिवनाथ सिंह जी। नागौर में एक गुलर नाम का ठिकाना है ना, उस गुलर के शासक ठाकुर साहब थे विशन सिंह जी। उन विशन सिंह जी ने भी इनका साथ निभाया था। और नागौर में एक आलन्यावास का से आलन्यावास के थे अजीत सिंह जी। कौन थे भैया? अजीत सिंह जी। देखो याद कैसे करोगे कि और किन किन ने, देखो खुशहाल सिंह जी थे, उनका साथ किसने निभाया था? पहले तुमने जोक देख लिया था, जोत सिंह जी और केसरी सिंह जी। उसके अलावा और किसने साथ निभाया था? तो भगवान शिव जी आ गए हैं, भगवान विष्णु आ गए हैं। जब भगवान शिव और भगवान विष्णु आ गए तो खुशहाल सिंह जी अजीत हो गए हैं। जिसको कोई जीत नहीं सकता वो क्या होता है? वो अजीत होता है। ठीक है भैया, आ जाइए आगे की तरफ, है ना। हो गया इतना। 10 अक्टूबर शिवनाथ सिंह जी आसुपा के नेतृत्व में विद्रोहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया था, जब वहां हमने देखा था, और नारनौल के पास में उनको घेर लिया जाता है। जब यहां से पहले वो बिथोड़ा का युद्ध होता है, उसके बाद में चेलावास का युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद में जब वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं तब नारनौल नामक स्थान पे पूछते हैं, हरियाणा में है नारनौल नाम का स्थान। अच्छा, किसके नेतृत्व में जाते हैं? शिवनाथ सिंह जी के नेतृत्व में। शिवनाथ सिंह जी कहां कहते? आसोपा कहते। क्यों आसोपा कहते? क्योंकि हमें आशा किससे होती है? हमें शिवनाथ सिंह जी से आशा होती है। ठीक है, और अंग्रेज अधिकारी था घेराल्ड। याद कैसे करोगे? नारनौल में जाके अंग्रेजों ने इन खुशहाल सिंह जी को, और खुशहाल सिंह जी तो वहीं रह गए थे, इन शिवनाथ सिंह जी को घेर लिया था। घेराल्ड कहां पे भैया? घेराल्ड में। ठीक है, जो नारा था कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, है ना। और फिर बाद में बाड़लू नामक स्थान है जोधपुर में। शिवनाथ सिंह जी जोधपुर के राजा साहब के खिलाफ वहां पे 35 दिनों तक संघर्ष करते हैं। जोधपुर के राजा उस समय तखत सिंह जी हुआ करते हैं, क्योंकि तखत सिंह जी ने अंग्रेजों का साथ निभाया था। तब शिवनाथ सिंह जी और इन सबने इनके विरोध में बाड़लू नामक स्थान पे, और बिशन सिंह जी और जो अजीत सिंह जी थे वो बाद में डाकू बन गए थे। डाकू एक बहुत अच्छी शब्दावली थी उस समय में। डाकू वो होता था उस समय जो अमीर लोगों को लूटता था और गरीब लोगों की सहायता करता था। इसलिए डाकुओं की जो छवि होती थी वो, हॉलीवुड वाला क्या नाम है उसका, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आप में से किसी को नाम याद आ रहा हो तो
उनकी वो अच्छी वाली छवि थी डाकुओं की। बिशन सिंह जी और अजीत सिंह जी डाकू बन जाते हैं। शिवनाथ सिंह जी जो है वो वहां जाते हैं, वहां पे नारनौल नामक स्थान पे ये गेराल्ड नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा पराजित हो जाते हैं। आगे जो बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं भैया कोटा में क्या जन विद्रोह होता है। ठीक है, मुझे लगता है आज के हिसाब से काफी ज्यादा क्लासेस हो जाएगी। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है वो एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा है, सबसे पहले हमने देखा था कि क्या राजनीतिक कारण रहे थे। डूंगरपुर वाले शासक की जगह प्रतापगढ़ के शासक को बैठा दिया जाता है। भटियाणी राजमाता जयपुर की थी, उनको जब पदच्युत करने का प्रयास किया गया था, तब क्या होता है, तब वहां कैप्टन ब्लेक की हत्या कर दी जाती है। वैसे ही कोटा में एक कारण रहा था, ये कुछ राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से लोगों में जन विद्रोह में, राजाओं में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना धीरे 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 उत्पन्न होने लगी थी। उसके बाद में जो हमने देखा था कि कहां कहां कौन कौन राजा थे, वो अच्छे से याद किया था। फिर जो हम आगे बढ़ते हुए देखते गए थे, तो हम सबसे पहले आए थे कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से होता है। वो प्रारंभ 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा नसीराबाद में होता है। याद कर लीजिए अच्छे से, 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में हम मोहम्मद अली बेग को देखते हैं, जो विद्रोह का झंडा लेके खड़ा हो जाता है 2 जून को नीमच में कर्नल एबोट के सामने। ठीक है, वहां उनको महिदपुर बटालियन, महिदपुर बटालियन, महिदपुर बटालियन, मन में 7 बार और नाम बोल लीजिए, ये वाला प्रश्न इस बार आ रहा है। कौन सी बटालियन? महिदपुर बटालियन। ठीक है, उसके बाद में जो हमने देखा था, हमने एरिनपुरा का विद्रोह देखा था। 21 अगस्त से जो विद्रोह प्रारंभ होता है, कहां से विद्रोह प्रारंभ होता है? वो विद्रोह भैया आबू में कर देते हैं। कौन से सैनिक कर देते हैं? पूर्बिया के सैनिक कर देते हैं। उसके बाद में खेरवा नामक स्थान पर, खेरवा नामक स्थान पर वो लोग कुशाल सिंह जी से मिलते हैं। वहां जाने के बाद में 2 युद्ध करते हैं। 8 सितंबर को बी फॉर बिथोड़ा का युद्ध, 18 सितंबर को सी फॉर चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध को क्या कहा जाता है? चेलावास के युद्ध को कहा जाता है गोरे और काले का युद्ध। और चेलावास के युद्ध में क्या होता है? चेलावास के युद्ध में मैक मोशन का माथा काट करके आहुआ के किले पे लटका दिया जाता है। और वहां जो मैंने बताया कि लोकगीतों में जो गाया जाता है कि ढोल बाजे चंग बाजे और बाजे बांकियो, और एजेंट को सर काट के किला पर टांकियो, है ना। और फिर हमने देखा है कि शिवनाथ सिंह जी आसोपा के नेतृत्व में जब विद्रोही, जब क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, तो नारनौल नामक स्थान पर अंग्रेज अधिकारी गेराल्ड इन्हें घेर लेता है। और वहां फिर बाद में शिवनाथ सिंह जी वापस यहां आ जाते हैं, यहां बारलू नामक स्थान पर विद्रोह करते हैं जोधपुर महाराजा के खिलाफ। और बाकी की जो क्लासेस अब रहेगी, वो रहेगी भैया सोमवार को। सोमवार से शुक्रवार लगातार क्लासेस रहेगी। बहुत जल्दी मैं एमसीक्यू, देखो जो चीजें हो रही है उसके साथ साथ में हम कुछ एमसीक्यूज भी तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहां तक की क्लास को भी रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।